हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का ये हमारा आज का पार्ट 1 होगा। और पहले मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जरा कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि जो अभी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024, इसका एग्जाम की जो डेट है वो आयोग ने बता दी है। 30 जून को एग्जाम होगा। इसका मतलब अप्रोक्सीमेट आपके पास 2.5 मंथ के अबाउट टाइम है। अब ये तो हुआ। अब मैं आपको जरा बता देता हूँ कि हम जो इस करंट अफेयर के अंदर क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं और जो हम करंट अफेयर की सीरीज चलाएंगे उसमें क्या क्या होगा। देखिए, मैं जैसे यहाँ पर आपको पूरा 1 साल का करंट अफेयर कवर करवाने वाला हूँ और उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म मतलब बनते हैं, पिछले साल क्वेश्चन जो आयोग ने पूछे हैं कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता हो कि आयोग कैसी थीम पर क्वेश्चन पूछता है, उसका लेवल क्या होता है, तब तक आप यहाँ पर मतलब क्वेश्चन फिर तो ना आप समझ भी लगाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर पिछले साल के क्वेश्चन भी, और मैं यहाँ पर जो भी करंट अफेयर लाऊंगा, जैसे अप्रैल की करंट अफेयर को मैं पार्ट में मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है, क्योंकि एक साथ लाना करंट अफेयर को एक वीडियो में तो फिर वो एक साथ में मतलब पीछा छुड़ाने वाली बात हो जाती है कि भाई अपना काम खत्म करो। तो मैं यहाँ पर जो भी करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उन करंट अफेयर को कवर करूंगा। अब मैं आपको जरा पिछले साल के क्वेश्चन जो आयोग ने 2023 में भी एग्जाम हुआ था और उससे पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे, जरा उसकी थीम दिखाता हूँ और उस कोशिश करना कि आप उसको सॉल्व कर लो। पहला क्वेश्चन ये 2023 का क्वेश्चन है। एक सेकेंड, ठीक है, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए, मैं एक और चीज बता देता हूँ, इस बार एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। ये जो जून है, पिछले साल जो एग्जाम पोस्टपोन हो गया था उसका एक रीजन ये है क्योंकि उन्होंने एग्जाम जब रखा था उस टाइम पर काफी बरसात होती है, तो लैंडस्लाइड काफी हुई थी, लैंडस्लाइड की वजह से एग्जाम को पोस्टपोन करना पड़ गया था। तो इस बार बहुत कम चांस है कि एग्जाम पोस्टपोन हो। अब ठीक है, तो देखिए पहला एक क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट 2023। तो यहाँ पर थीम पर पूछा है कि भाई इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट 2023 जो सेलिब्रेट किया गया था वो उसकी थीम क्या थी। आप समझ रहे हो ना, जो डे होते हैं कौन सी डेट को उसको सेलिब्रेट किया जाता है, कौन सी डेट को उसको हर साल बनाया जाता है, एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है, तो इस पर क्वेश्चन पूछते हैं प्लस थीम पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो ये पता हो गया कि भाई थीम और ये तैयार करके रखनी है। भाई देखो, सबकी चीज के तो नहीं करने हैं, सब तो नहीं हो पाएगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मैं आपको थीम दिखाना चाहता हूँ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि ये वाला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत मुश्किल होते हैं। मैं ये बताऊं तो जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है काफी हद तक यूपीएससी को फॉलो करता है। यही कारण होता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उनके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि जो उनका जो है एग्जाम निकल जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ द नेट जीरो एमिशन, ये सारे अभी करंट में थे। आप समझ के उसने करंट अफेयर को जोड़ जाड़ कर एक एमसीक्यू तैयार कर दिया, और ये सारे के सारे करंट अफेयर अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में थे। नेट जीरो एमिशन तो इंडिया का आपको पता ही होगा, 2070 इंडिया का टारगेट है। तो ये सारे करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो मैं क्या काम करूंगा, जब भी कोई करंट अफेयर लूंगा तो उसका जो एक बैकग्राउंड होगा, पिछले साल उससे रिलेटेड करंट अफेयर क्या थी, वो सारी ये लाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर यूक्रेन, तुमको पता है काफी मतलब कुछ सालों से काफी न्यूज में है, तो उसने देखिए यूक्रेन की जो आसपास की कंट्री है उससे जो उसका बॉर्डर शेयर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए। अब यहाँ पर वेयर आर ये आइलैंड है, ये काफी फेमस मतलब ये था भी न्यूज में, पीछे भी था न्यूज में, तो मैं ये कौन से उसमें है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, और फिर एक ये है, ये 2021 के जो पेपर हुआ था 2021 का 22 में हुआ था, 21 में हुआ था आई थिंक, मुझे डेट याद नहीं रही। अब देखिए यहाँ पर, और आप आज के लेक्चर को सुनकर काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे। देखिए, मैं क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, लेकिन अब इसके आंसर की आपको आयोग की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। मैं हालांकि नीचे पेपर अटैच करा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन आपको थोड़ा लॉजिक या थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैं आंसर भी बता सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बता रहा, आप जरा थोड़ा खुद सॉल्व करें उसको। अब ये देखिए, क्वेश्चन ये था कि टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, तो देखिए कहाँ कहाँ पर लोकेट करता है। हो सकता है कि आप आज का लेक्चर देखने के बाद आप काफी सारे क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, द मेन प्री कर्सर्स ऑफ द विंटर स्मोक आर। तो आपको ये बताना है कि भाई जो विंटर में स्मोक आ जाता है तो उसका जो मेन कॉन्सिक्वेंट क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन लगता है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, भैया हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन बनाता है। मैंने आपको ये जो क्वेश्चन दिखाया था, ये सॉरी, ये वाला क्वेश्चन,
यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है ये, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं उनका। अच्छा, ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हम अपना जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला मैंने जैसे जो जितने भी लेक्चर होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मैंने एमसीक्यू, देखिए मैंने बनाया क्या है, इधर इंग्लिश का एमसीक्यू चलेगा और इधर हिंदी का एमसीक्यू, दोनों करेंगे। और नीचे जो फिर दूसरी स्लाइड में जो होगा, दूसरी स्लाइड में यहाँ पर मैंने उनके बारे में करंट अफेयर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वो निकाल कर रखे हैं। तो मतलब मैंने एमसीक्यू भी फ्रेम कर दिए हैं, प्लस नीचे करंट अफेयर भी डाल रखी। तो ये जो करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर, ठीक है, एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू भी है, करंट अफेयर भी, इसमें नोट्स भी है, सब कुछ है इसके अंदर। तो मैं इसलिए कराया क्योंकि साथ साथ में आपका एक एमसीक्यू हो जाए, एमसीक्यू कैसे बनते हैं, और आपको करंट अफेयर के बारे में भी पता हो। अब पहले ये अभी अप्रैल में मतलब 2-3 अप्रैल को ही आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसने वहां पर रेपो रेट को फिक्स किया है, ठीक है। रेपो रेट फिक्स नहीं किया, मतलब वही रहने दिया 6.5। यहाँ आपसे नहीं पूछेगा रेपो रेट, क्योंकि बदलते रहते हैं 4 मंथ के बाद, तो बहुत कम चांस है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखिए, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है? भारत सरकार बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं पता है, पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, समझ गए आप। अब यहाँ पर हिंदी वाले भी देख सकते हैं कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है कमेटी है में कितने सदस्य होते हैं। तो आपको ये बताना है, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो रेपो रेट को तय करती है, ठीक है, जिसको पॉलिसी रेट भी बोला जाता है, उसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, ठीक है। क्या 4 होते हैं या 5 होते हैं या 6 होते हैं या 7 होते हैं? देखिए, सही आंसर इसका 6। अगर आपको पता है अच्छी बात है, इनको पता है वो बहुत जल्दी, मतलब एकदम हाई स्पीड पकड़ कर वीडियो को देख सकते हैं। जिनको नहीं पता है वो अपना धीरे धीरे सुने और एमसीक्यू लगाने की कोशिश करें। तो इसका जो सही आंसर है वो 6। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। और आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांता दास, वो उसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो मैंने ये कभी जैसे ये रेपो रेट है, रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी बोला जाता है, ठीक है। रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी बोला जाता है, ये याद रखना, ये पॉलिसी रेट भी है, पॉलिसी रेट, इसको पॉलिसी रेट भी बोला जाता है। अभी ये 6.5% पर सरकार ने, और इस बार जो आरबीआई ने 2024 के लिए जो एस्टिमेट किया है कि भाई जीडीपी कितनी रहेगी, 7% के हिसाब से हाइक करेगी। यहाँ पर मैंने चेयरमैन बता दिया, जो शक्तिकांता दास जी हैं, जो आरबीआई के गवर्नर है, वो उसको इस कमेटी को चेयर करते हैं। ये कमेटी जो है कब 2016 में इसको बनाया गया था, ठीक है। और उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन से इसको बनाया गया था। अगर याद हो सके कहीं को लिख लेना, उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो उसके हिसाब से उन्होंने इसको बनाया गया था। इनका क्या टारगेट है? टारगेट काफी इंपोर्टेंट है। इनको ये टारगेट दिया गया कि भाई आपको जो इन्फ्लेशन है वो 2% प्लस माइनस के स्प्रेड स्प्रेड के हिसाब से रखना है। मतलब कि इन्फ्लेशन में अगर आप इन्फ्लेशन मान लो 4 पर है, और इसमें आप 2 प्लस कर दो तो 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 2 माइनस कर दो तो 2% से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इन्फ्लेशन जो है 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। इसको कहीं मतलब जो भी है मैंने नोट दे दिया, और मैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी स्लाइड और एज ए पीडीएफ की फॉर्म में भी इसको अटैच करा दूंगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये काफी इंपॉर्टेंट था कि अभी जो है एक वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर का जो फंक्शनल हुआ है, ये मतलब चालू काम करना शुरू करना है। तो आपको ये बताना है कि भाई ये कौन सी कंट्री में इसको बनाया, मतलब कौन सी कंट्री में ये काम कर रहा है, ठीक है, कौन सी कंट्री में इसको बनाया गया है और कौन सी कंट्री में ये काम कर रहा है, ये बताना है। तो व्हाट इज द लोकेशन? लोकेशन बतानी ऑफ द वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल। एक सेकंड जरा हिंदी वाले भी मैं यहाँ पर मैंने, हाँ, हिंदी वालों के लिए भी बता दिया मैंने। तो अब ये था, तो क्या ये बुल्गारिया में है, बुल्गारिया या रोमानिया में है या हंगरिया में है या सर्बिया में है? तो आपको ये बताना है कि भाई ये कहाँ पर है, ठीक है। ये जो है इसकी लोकेशन है, वर्ल्ड का जो मोस्ट पावरफुल लेजर है, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर ये फंक्शनल कर रहा है, कहाँ पर ये काम कर रहा है, वर्किंग कहाँ पर कर रहा है। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का स्थान क्या है, आपको ये बताना है। तो देखिए, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये न्यूज में था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन भी बताऊंगा। तो रोमानिया इसका सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वो रोमानिया है, और इसका जो हिंदी वाले हैं, हिंदी वाले भी देख सकते हैं रोमानिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये नोट्स दिए गए हैं, मैंने यहाँ पर बताया कि जो रोमानिया है इसमें वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल लेजर बनाया जा रहा है। अब देखिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया पीसीएस वालों के लिए। अब ये जरा यहाँ पर इसकी मैंने पिक्चर, लेबोरेटरी की पिक्चर है, यहाँ पर देखिए ये लेजर रखे हुए हैं, ये ऐसा आप साइडों में जो देख रहे हो ये ऐसा, और यहाँ पर ये जिनको इंटरेस्ट है वो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते छोड़ सकते हैं। अब ये यूपीएससी के लेवल का एप्लीकेशन पूछता है यूपीएससी में, ऐसा तो नहीं पूछेगा कौन से देश में इसका इनॉग्रेशन फंक्शन लगता है, यूपीएससी में वो भी पूछ लेता है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यार देखिए, इससे जो मतलब ये जो लेजर बनाया गया, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर यूज हो सकती है। एक तो जो बॉडी के अंदर कैंसर सेल होती है, फोटोन बना
मतलब अगर आप फोटोन थेरेपी वगैरह जैसा आपने नाम सुना होगा, तो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम जो है तो इसका यूज किया जा सकता है। दूसरा, अगर कहीं मान लो किसी भी चीज में कोई कंपोनेंट है उसमें बहुत थोड़ा सा एक डिफेक्ट आ गया, मतलब कोई थोड़ा सा क्रैक आ गया, तो उस क्रैक को पहचान करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। और स्पेस में जो जंक है, आपने देखा होगा स्पेस में बहुत ज्यादा सैटेलाइट जब डिसफंक्शनल हो जाती हैं तो उनको डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उनके जो नट बोल्ट हैं वो घूमते रहते हैं स्पेस में अगर कोई दूसरी सैटेलाइट जाए वो उससे टकराते हैं तो फिर मतलब ये मामला खराब हो जाता है। तो इससे इसका जो यूज है वो स्पेस में जंग को क्लीन करने में भी यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब आपको ये बताना कि व्हाट कंट्रीज बॉर्डर विद ब्लैक सी। ब्लैक सी का आपने नाम सुना, मैं भी पूरी तरह से आपको सारी चीजें क्लियर एंड क्रिस्टल करा दूंगा, ये क्लियर बहुत अच्छे से करा दूंगा। तो आपको ये बताना है कि जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के चारों तरफ कौन कौन सी कंट्रियां बॉर्डर शेयर कर रही है, आपको ब्लैक सी उसके बारे में बताना है। तो देखिए, क्या ये सारे यूपीएससी के लेवल को यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ऐसा, और आयोग जरूर पूछेगा। मैंने अभी आपको दिखा दिया है पीछे कि आयोग ने पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अभी मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि रोमानिया अभी न्यूज में था, उसका लेजर वगैरह है, तो मतलब उससे रिलेटेड करंट अफेयर। भैया ऐसा नहीं होता कि मतलब पढ़ लिया तो करंट अफेयर उसी का, उसका थोड़ा सा लोकेशन वगैरह भी, ज्योग्राफी का जो पॉइंट है वो भी देखना पड़ता है। जिनका क्रैक जो निकाल लेते हैं उनमें एक ये फीचर होता है कि वो बहुत सारे एस्पेक्ट को कोशिश करते हैं उसके जानने की। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर पढ़ा और बस रफा दफा किया, नहीं भैया, वो आयोग जो होता है बड़ा तेज होता है, उसको भी पता है कि ये तो सभी पढ़ लिया होगा कहीं से, दुनिया भर की वेबसाइट से। तो क्या बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, या, तो देखिए ये जो ब्लैक सी है ना, ये अपने चारों तरफ या जोड़ कर रखता है। या चार कंट्री ऐसी जिनमें या जुड़ा हुआ है, कौन कौन सी? बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया और रशिया। तो ये जो या है ना, चार तो कंट्री ये होगी जिनमें या जुड़ा हुआ है, और दो कंट्री हैं, एक तो टर्की है, एक यूक्रेन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है एक पहला ही है। हिंदी वाले भी देख सकते कौन कौन से देश ब्लैक सी से मतलब उनकी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, तो ये बताना है आपको बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आपको एक थोड़ा सा नाम मतलब याद रह जाए थोड़ा सा। मेरा कुछ ऐसा नहीं कि मैं कोई आपका एग्जाम पास कराने के लिए वहां पर बैठा हूँ, गारंटी ले रखी मैंने, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे तैयारी की जाती है। पीसीएस वगैरह की बड़े एग्जामों की तैयारी किसी ने तुक्का वुक्का मार के, मतलब तुक्का नहीं होता है, मतलब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत सारी लोकेशन है, यही अकेली लोकेशन नहीं, बहुत सारी लोकेशन है। तो कैसे तैयार करें, कैसे याद रखें, थोड़ा सा बच चल जाए हमारा। ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी से कौन कौन सी कंट्री शेयर करती है? बुल्गारिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, रोमानिया हो गया, रशिया हो गया, एंड द टर्की एंड द ये। अब मैं आपको जरा लोकेशन पे ले चलता हूँ, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। ये ब्लैक सी आप देख रहे हो सो ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी से कौन सी कंट्री है? एक तो रोमानिया, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, रोमानिया ये, और बुल्गारिया, और ये यहाँ पर ये जो पोर्शन शुरू हो जाता है ये हो जाता है हमारे पास टर्की का। टर्की यहाँ से लेकर यहाँ तक लैंड जो उसकी है सी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और फिर आ गया ये जॉर्जिया, जॉर्जिया आप ये देख सकते हो, और फिर ये जो है इतना पोर्शन रशिया का है। और वैसे तो यूक्रेन इतना बॉर्डर शेयर करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन वॉर चल रहा है तो ये वाला जो पोर्शन है ये अभी रशिया के अंदर चला गया, तो ये कंट्रोवर्शियल है। अभी आप बस सोचो, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला वो। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, बुल्गारिया अभी हमने पढ़ा भैया किस कौन कौन सी कंट्रियों से इसका जो बॉर्डर वो शेयर हो रहा है, ये पता होना चाहिए। रोमानिया हो गया, ये हो गया, सर्बिया हो गया, और ये मैकेडोनिया हो गया, ठीक है, ग्रीस हो गया इधर। तो इन कंट्रियों के साथ ये मोल्डोवा हो गया इधर, इन कंट्रियों के साथ इसका लैंड बॉर्डर शेयर होता है। ये मैंने यहाँ पर अच्छे से जो है लोकेशन को अच्छे से समझा दिया है, दिखा दिया है, आपको इनको तैयार करना है। मैं नीचे डाल दूंगा, आप कुछ भी एडिट कर सकते हो इसके अंदर। दूसरा, क्योंकि इससे रिलेटेड करंट अफेयर है, अब ये आपको बताना, ये जो बोस्फोरस स्टेट है इसके इस्तांबुल स्टेट भी बोलते हैं। स्टेट होते क्या है? देखिए, स्टेट होती है दो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करने की एक छोटी सी वाटर बॉडी होती है, ठीक है। ये बड़ी सी बॉडी है वाटर बॉडी, एक छोटी सी बड़ी बॉडी है, और ये छोटा सा एक पानी का पैच है एक, ठीक है, यहाँ से, लेकिन ये भी काफी बड़ी होती है, तो इसी को हम स्टेट बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो मैंने हालांकि आंसर बता ही दिया है, तो फिर क्या बताना है सॉरी। तो अब ये आपको याद रख लेना, बोस्फोरस स्टेट जो है एक ब्लैक सी और ये मेडिटेरियन सी को कनेक्ट, ये जो यहाँ पर सी ऑफ मरमरा, क्योंकि ये मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है, तो सी ऑफ मरमरा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बोस्फोरस स्टेट या इस्तांबुल स्टेट कौन से दो सी को कौन कौन से दो सी को एक बीच में लाई करता है, कौन कनेक्ट करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब बन जाते हैं नाप शनाप। तो ये है
बोस्पोरस या इस्तांबुल स्टेट, क्योंकि इस्तांबुल जो शहर है इसी पर, इसी के नाम से इसको इस्तांबुल या बोस्पोरस स्टेट भी बोला जाता है। ये पूरी तरह से कम्प्लीटली टर्की कंट्री के अंदर लोकेट करता है। तो ये ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब ये एक और बात याद रख लेना भैया, ये जो पोर्शन है ये वाला तो आता है यूरोप के अंदर, ठीक है, टर्की का, और ये पोर्शन आता है एशिया के अंदर। तो एशिया एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, ये बात याद रख लेना। यहाँ पर मुझे याद नहीं रहा तो आपको ये पॉइंट कहीं लिख लेना। ये मैंने बहुत अच्छे से कर दिया है। अब आप जरा अगर ये क्वेश्चन था, सॉरी कहाँ गया, हाँ, टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, तो मुझे लगता है आई थिंक कुछ लोग जो जिनको पता है वो इसका आंसर निकालने में समर्थ हो गए होंगे। ये टर्की इज लोकेटेड बिटवीन द ब्लैक सी कैस्पियन सी, तो इसके बारे में मतलब आप देख लेना। मैं नीचे इसको, और जो पेपर है पिछले साल के, मैं उनको भी नीचे ऐड करा दूंगा। आप उसको आंसर सीट भी मैं ऐड करा दूंगा, तो आप जो है, हाँ, अब ये सब ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो, तो आपको, सॉरी, आपको ये बताना है कि बीच ऑर्गेनाइजेशन वन द स्कॉच SKOCH अवार्ड 2024। तो आपको ये बताना है कि भाई ये जो अवार्ड है ये किसको, देखिए ये अवार्ड जो एनर्जी एनवायरमेंट में और सस्टेनेबल इन सारी चीजों में अच्छे से काम करता है, तो ये अवार्ड उनको दिया जाता है। तो ESG की कैटेगरी में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ESG क्या होते हैं। तो स्कॉच SKOCH ESG अवार्ड 2024 किसको मिला है? NTPC लिमिटेड को मिला है, या REC लिमिटेड को मिला है, और ये BHEL को मिला है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किसको मिला है ये वो? तो इसका जो सही आंसर है वो ये REC लिमिटेड को मिला है। ये भारत सरकार की महारत्ना कंपनी है, आपसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है ये बहुत। तो इसका जो आंसर है ये काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो आंसर है ये बी है, हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए भी। मैंने आंसर में कोई चेंज नहीं किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये मेन चीज आपको एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, ई का फॉर एनवायरमेंटल, एस फॉर सोशल और जी फॉर गवर्नेंस। प्रैक्टिस में जो स्कॉच जो अवार्ड है ये 2024 का, इसको ये जो है भारत की, मैंने यहाँ पर डिटेल में दिया, पढ़ सकते हो आराम के साथ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्यों रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो अब जरा देखते हैं। मैं यहाँ पर आपको, अगर जिनको ये क्वेश्चन आता है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं आता जरा उनके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा सा जरा मैं उनको यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई क्या होता है। देखिए, चलो यही बता देता हूँ। देखिए, सॉरी, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, बात को सुन लो, मैं लिख नहीं रहा हूँ। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या काम करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो ये एक कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। कार्बन सिंक का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जो कार्बन को एब्जॉर्ब करती हो, खा जाती हो, ठीक है। तो अगर आप पेड़ों को काटोगे, पेड़ों को आपने काट दिया, तो जो कार्बन को खाने वाले पेड़ हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब करने वाले पेड़, तो उनकी संख्या कम होगी। जब संख्या कम होगी तो हमारे जो एटमॉस्फेयर में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा ही रहेगी, वो उसको कोई कंज्यूम करने वाला बचा ही नहीं। तो इसकी वजह से जो है क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होगा और और फिर मतलब बहुत सारी समस्या आ जाएंगी। क्लाइमेट चेंज होगा तो फिर बहुत सारी समस्या है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हैं यहाँ पर। जी, मैं दोनों में पढ़ूंगा तो फिर मैं आंसर ही बताता जाना, तो हिंदी वाले आराम के साथ पढ़ के इसको वो कर सकते हैं। Given below are two statements, one labeled as the assertion and other as the reason. Select the correct answer from the code given below. पहला रीजन ये है, पहला रीजन सुने आप जरा। डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू द क्लाइमेट चेंज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है अगर आप पेड़ों को काटना, कटाई करना पेड़ों की। अगर पेड़ों की कटाई करोगे तो सिंपल सी बात है, क्लाइमेट चेंज होगा। क्योंकि पेड़ काटने से क्या होगा, आप कार्बन सिंक को कम कर रहे हो। कार्बन सिंक का मतलब ये हो गया, जो पेड़ पौधे ग्रीन जो गैसेस होती है, ग्रीन हाउस गैसेस होती है, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। आप उनको काट दोगे तो फिर वो कैसे करेंगे एब्जॉर्ब? तो डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट टू द क्लाइमेट चेंज, सही बात है। हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, पेड़ जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनको काटने से जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये सही बात है, बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। असर्शन, ट्रीज एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया जब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है तो उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, और कार्बन जो ऑक्सीजन होती है उसको रिलीज करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पर क्या जो रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन है,
इसकी बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है कि डिफोरेस्टेशन से ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और डिफोरेस्टेशन का मतलब पेड़ों को काटना, पेड़ों को काटने का मतलब, क्योंकि पेड़ क्या काम करते हैं, पेड़ काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का। तो ये सही बात है। तो बोथ both the region and assertion are the truth, the region is the correct explanation of the assertion। तो इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, और हिंदी वाले भी देख सकते हैं यहाँ पर, उनका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सितवे पोर्ट, अभी सितवे पोर्ट क्या हुआ है, भारत सरकार ने, जैसे कि एक ईरान का पोर्ट है, अभी मैं आपको चावार पोर्ट, तो इंडिया ने उसको बनाया, उसका जो है 2 टर्मिनल है, तो एक टर्मिनल इंडिया ने बनाया और एक टर्मिनल अफगानिस्तान, ये उसका खुद का ईरान का ही है। तो अब यहाँ पर इस जो ये पोर्ट है, लोकेशन पूछा जा सकता है कि भाई आपसे कौन से रिवर पर लोकेट करता है, ये भी पूछा जा सकता है। अब आपको ये बताना है कि ये जो सितवे पोर्ट अभी न्यूज में था, तो ये कौन सी कंट्री का है, क्या थाईलैंड का है, क्या थाईलैंड का है ये, या फिर म्यांमार का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, किसका है? श्रीलंका का एक बड़ा पोस्ट है हम्बनटोटा पोर्ट। ठीक है, आप याद रख लेना इसको, जो चाइना जो 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया इन्होंने। वहाँ की जो सरकार है श्रीलंका की, वो करप्शन काफी लेवल पर, तगड़ा लेवल हो गया उसका। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पैसे इतने ले लिए चाइना से कि पैसे दे नहीं पाए, फिर उसके बाद में चाइना का लाओ इधर दे दो भैया, और ये तुमसे ना हो पाएगा, आप जो है ये हमको दे दो। इन्होंने 99 ईयर्स के लिए हम्बनटोटा पोर्ट को लीज पर दे दिया। बांग्लादेश का है क्या पोर्ट ये, और ये म्यांमार का है, तो इसका सही आंसर है म्यांमार का। अभी ये जो पोर्ट भारत सरकार ने इसको मतलब सितवे पोर्ट को जो है इसको एक्वायर कर लिया है। अब ये यहाँ पर ये इसका मैंने नोट दिया हुआ है। और ये भी पूछा जा सकता है, ऐसे मतलब आयोग को मान लो ऐसे खुंदस खा के बैठा हुआ है, तो फिर आपसे ये जरूर पूछेगा कि सितवे पोर्ट, ऐसे नहीं पूछेगा सितवे पोर्ट कौन सी कंट्री में, ऐसा पूछेगा सितवे पोर्ट कौन सी रिवर पर लोकेट करता है, तो कलादान रिवर पर ये जो है पोर्ट है। मैं इसकी लोकेशन दिखाऊंगा, देखिए। अब देखिए हो क्या रहा है, जब भी कोई सामान पहुंचाना होता है तो मतलब ऐसे घूम कर जाना पड़ता है। मान लो यहाँ पर ऐसे घूम कर जाओगे और यहाँ पर सामान पहुंचाना है, तो आप समझ रहे हो ना, यहाँ से आप गोभी लेकर, हरी गोभी लेकर गए, मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज जिसको यहाँ इंपोर्ट करना है, इतने दिन लग गए इसको इंपोर्ट, क्योंकि यहाँ का टेरेन बड़ा डिफिकल्ट है। तो भारत सरकार चाहती है कि किसी तरह से एक तो एक्सेस ऐसे मिल जाए हमको, बांग्लादेश से चल रही बात और हो भी रहा है, काम भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि काफी सारे लिंक हुए हैं, लेकिन हमको क्या है कि किसी एक कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, एक कंट्री के साथ आज रिलेशन अच्छे, आने वाले टाइम में भैया इंटरनेशनल रिलेशन दिन रात में बदलते रहते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो भारत सरकार ने ये वाला जो रूट है, इसको यहाँ पर ये सितवे पोर्ट है और ये कालादान रिवर पर लोकेट करता है, कालादान रिवर है। तो भारत सरकार चाहती है कि भाई यहाँ से हम अपना सामान लाए और यहाँ तक जो है पोर्ट बना हुआ है, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, यहाँ पर हम अपना जो भी सामान है इनको, और मेन लैंड इंडिया से इसको इनको कनेक्ट किया जाए। ठीक है, चावार पोर्ट मैंने बताया था, चावार पोर्ट जो है ईरान के अंदर लोकेट करता है, ये ईरान का, और ये गल्फ ऑफ ओमान में लोकेट है। तो ये वाले मैंने मतलब करंट अफेयर भी पिछले, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने ये कर डाला। आपको ये बताना है कि इनटू, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी क्यों है, क्योंकि देखिए यूराल जो रिवर है, यूराल, अभी पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच इनटू विच बॉडी ऑफ द वाटर डज द यूराल रिवर फ्लो। अब आपको ये बताना है कि जो यूराल रिवर है ये कौन से वाटर बॉडी के अंदर अपना पानी उड़ेलती है। ठीक है, जैसे गंगा है अरेबियन सी में अपना पानी उड़ेलती है, तो आपको ये बताना है, सॉरी ये कौन सा है, बांग्लादेश, मैं भूल गया, बे ऑफ बंगाल में अपना पानी उड़ेलती है, मैंने गलत बोल दिया, वो अरेबियन सी में नहीं उड़ेलती है, नर्मदा रिवर उड़ेलती है। तो आपको ये बताना है कि ये यूराल रिवर है, ये अभी न्यूज में थी, रिसेंटली न्यूज में थी अभी, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों की बात है, कल परसों की बात है, वहां पर क्या हो गया, फ्लड आ गई रशिया के अंदर, तो रशिया ने वहां पर फेडरल इमरजेंसी लागू कर दी। आप समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ये। तो आपको ये बताना है कि भाई ये जो यूराल रिवर है, ये किस वाटर बॉडी के अंदर अपना पानी उड़ेलती है, या ब्लैक सी के अंदर, मेडिटेरियन सी के अंदर, कैस्पियन सी के अंदर और पर्शियन सी के अंदर। तुक्केबाजी मत करना, क्योंकि पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर तुक्केबाजी मत करना। तो इसका जो सही आंसर है वो कैस्पियन सी के अंदर अपना पानी उड़ेलती है। तो मैं आपको मैप की ओर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको, ये मैंने यहाँ पर उसके जो न्यूज थी उसके बारे में ऐसा नहीं पूछा कि भाई ये बताओ, ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि याद रखना कि अभी रिसेंटली किस देश ने फेडरल इमरजेंसी लागू करी है। अब बहुत कम चांस है, लेकिन आयोग ऐसे खुंदस खाकर बैठा हुआ है, तो फिर तो ऐसे क्वेश्चन लग भी सकता है। अब ये जो है, ये यूराल माउंटेन है, ये रशिया के अंदर, और ये यहाँ से ये फोल्गा रिवर, ये कौन सी रिवर थी, मैं आपको हाँ यूराल रिवर निकलती है, यूराल माउंटेन से यूराल रिवर निकलती है ये। तो यहाँ पर काफी इस वाले शहर में काफी फ्लडिंग हुई है। तो ये जो है कैस्पियन सी के अंदर अपना पानी ट्रेन करती है। एक रिवर और पूछी गई थी, ये बोल्गा रिवर, यूपीएससी में पूछी गई थी। तो बोल्गा रिवर
आई थिंक नहीं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी में कहीं ना कहीं पूछी गई थी, मेरे को ध्यान नहीं रहा है, मैं शायद यूपीएससी है, नहीं मेरे को याद नहीं रहा अच्छे से यार, मेरे इतने सारे क्वेश्चन याद नहीं रहते, किसी को नहीं रहेंगे। तो ठीक है, अब ये देखिए आपको ये यहाँ पर क्या है, ये रिवर है बोलगा रिवर, तो ये बोलगा रिवर ये है, और बोलगा रिवर भी जो कैस्पियन सी के अंदर, तो देख आप समझ रहे हो, इधर से बोलगा रिवर आ गई और इधर से ये कौन सी रिवर, मैंने यूराल रिवर आ गई, तो दोनों की दोनों कैस्पियन सी में अपना पानी उड़ेल दिए। अब ये यूरोप में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैप डाला है, आप देख सकते हो वहाँ पे काम का जाए। अब दूसरे क्वेश्चन, मैंने थीम पर आपको बताया कि क्वेश्चन थीम पर पूछे जाए। आपको ये बताने की जो वर्ल्ड हेल्थ डे है 2024 का कौन सी डेट, उसकी जो थीम थी, थीम क्या थी, ठीक है, 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या था, समझ गया। तो क्या हेल्थ फॉर ऑल, माई राइट, माई हेल्थ माई राइट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हेल्थी लिविंग, हेल्थी फ्यूचर, क्या था इसका, तो इसका जो सही आंसर है वो है हेल्थी माई हेल्थ माई राइट, तो इसका सही आंसर ये है, ठीक है, मेरा स्वास्थ्य मेरे अधिकार, तो इसका जो है हिंदी वाले भी आंसर देख सकते हैं। अब आपको ये दूसरा क्वेश्चन ये बताना कौन सी डेट को इसको, तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको ये, क्योंकि ऐसे तो कमाने से कुछ नहीं होता, हमने प्रोडक्ट का है तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो नहीं है तो 7 अप्रैल को इसको, क्योंकि अभी रिसेंटली ये हुआ था, कल का आज क्या होगी, अभी मैंने कल परसों ये लेक्चर बनाया है, तो ये यहाँ पर दे रखा है, और कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके ऐसा डेप्थ में एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा बस ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं मेरा कोशिश ये रहेगी, कोशिश ये रहेगी कि रोज एवरीडे 2-3 लेक्चर इस टाइप के लाए जाए, ज्योग्राफी का अलग, और मैं पॉलिटी का एक सीरीज लाने वाला हूँ। तो मैं पिछले साल के क्वेश्चन पॉलिटी के काफी सेक्शन पूछा जाता है पॉलिटी के, और बहुत सारे मतलब ज्योग्राफी के इस टाइप की, और जो करंट अफेयर मैं कवर कराऊंगा। देखो मैं करंट अफेयर ऐसे नहीं कवर कराने वाला भाई कि भाई वो कौन से कपड़े पहन के घूम रहा है, मसाले वाली करंट अफेयर, भाई ये अपने बस की बात भी नहीं है और आती भी नहीं है, ठीक है। तो आपको मसाले वाली करंट अफेयर नहीं करनी है। कुछ लोग करंट अफेयर को ऐसे तैयार करते हैं, छोटी छोटी चीजों की करंट अफेयर के एमसीक्यू, देखिए ऐसा नहीं हो पाता है भाई, ना तो प्रैक्टिकल पॉसिबल है, ना आप कर सकते हो कि रोज की करंट अफेयर, एक दिन की करंट अफेयर, कभी कभी तो 10 क्वेश्चन निकल जाते हैं, कभी कभी नहीं निकलते हैं, तो उसका जरूरी नहीं निकलना है, तब भी जबरदस्ती उसमें डाल दो, तो भाई ऐसे कुछ करंट अफेयर बनते भी नहीं है और क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो हम ये अपना लेक्चर खत्म करते हैं।